गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो टोटल 30 क्लास आपका हो चुका है, 30 क्लास आपका हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड दो चर वाले रैखिक समीकरण का। कल की क्लास में हम लोग बात किए थे तीन ऐसे कंडीशन, तीन ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% हर साल एग्जाम्स में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं कि आखिर में प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है और समांतर रेखा क्या होती है, संपाती रेखाएं क्या होते हैं और उनके कंडीशन पढ़ा, संगत असंगत पढ़ा, कहाँ पे संगत होगा, कहाँ पे असंगत होगा और कहाँ पे कितना हल होता है, एक हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ दो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए हैं। एक संगत और असंगत से क्वेश्चंस पढ़े थे और एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं से हम लोग क्वेश्चंस पढ़े थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आज कोशिश रहेगा कि जो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, वो तीनों कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे और कल की क्लास में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल एग्जाम्स में आते हैं, तो ग्राफ हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और ग्राफ से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद ये जो चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस के साथ। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या द्विघात बहुपद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप क्लास मिस ना करो। ठीक है, तो अब हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिएगा, डे 31। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग में ग्राफिकल मेथड। और आज जो है आपका तीसरा नंबर क्लास होगा। ठीक है, सॉरी, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। जो क्वेश्चन 3 है आपके सामने बोल रहा है कि ए और बी साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए ठीक ना, जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के, ठीक है ना, अनंत हल होंगे। अनंत या अनेक हल है, या अनेक हल है। ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चंस लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चंस है 2x + 3y = 7 और जो अगला है सर a + bx + 2a - by = 3 और a + b + 1। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशंस है आपके सामने है 2a - 1x - 3y = 5 और जो दूसरा है वो 3x + b - 2y = 3। ठीक ना, ये दो क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे तो एग्ज़ाम्स में इससे भी सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये क्लासेस है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके सामने दिखा दूँ। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें, मतलब इसमें ए भी है और बी भी है, उसी ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखा है कि जो समीकरण, जो आपका दोनों इक्वेशंस है, इसका जो हल है ना वो अनंत हल है। कहने का मतलब है अनंत और अनेक हल है। ये आपके सामने कंडीशन दिया हुआ है।
तो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि अनेक हल होने का कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उन सभी वीडियो को देखिए ताकि आपको ये क्लास भी बढ़िया से समझ में आए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखिए पूरा सीक्वेंस वाइज देखिए, आप डे 1 से क्लास देखिए, ठीक है। डे 1 से देखे रहिएगा ना, तो साथ में नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा डे 1 से क्लास देखें और सीक्वेंस वाइज देखें ताकि आपको समझ में आ सके बढ़िया से, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कोई भी मन में डाउट है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी दे सकते हो, डाउट दे सकते हो। उसका सॉल्यूशन कोशिश करूँगा कि उसकी सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको डिलीवर कर सकूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले जो कल की क्लास में मैंने पढ़ा है कंडीशन, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ। जो कंडीशन था आपको दोस्तों ध्यान रखना, अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये कंडीशन अगर हो जाए ना, तो इसका 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस होगा वह रेखा पर आधारित होगा, मतलब इसका संपाती रेखा हो जाएगी। मतलब कोई भी अगर इक्वेशंस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तो दोनों इक्वेशन जो होंगे वो संपाती रेखाएं होंगी। जो दूसरा था सर संगत और असंगत, तो कोई भी अगर इक्वेशंस इस कंडीशन को फॉलो कर जाए तो वो संगत होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद जो तीसरा था उसमें मैंने पढ़ाया था कि इसका हल कितना होगा सर, अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसका अनंत हल भी आप बोल सकते हो। ये पहला कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए बढ़िया से, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बस इसी 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए। कल की क्लास में हम लोग फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग ये तीसरा कैटेगरी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कंडीशन था मैंने आपको बताया था कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन मैंने पढ़ाया था, दूसरा कंडीशन, ठीक ना। इस कंडीशन की बात करते हैं तो इस कंडीशन में भी 3 कंडीशन होता है, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला कैटेगरी है रेखा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई भी कोई भी इक्वेशंस अगर इस कंडीशन को फॉलो कर जाए ना, तो वो दोनों इक्वेशन समांतर रेखाएं हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये दोनों असंगत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद इसका जो हल होगा ना, वो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में मैंने 2 कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पहला और दूसरा, और तीसरा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो तीसरा कंडीशन था दोस्तों, तीसरा कंडीशन था कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन था। और इस कंडीशन में भी 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था, 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था। जो पहला कंडीशन था वो क्या था सर, वो था आपका प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। और जो दूसरा कंडीशन था सर, ये आपस में संगत होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। और तीसरा जो होता है वो केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल, मतलब इसको आप अद्वितीय हल भी बोल सकते हो, इसको आप अद्वितीय हल भी बोल सकते हो। तो 3 कंडीशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इस तीनों कंडीशन को तीन कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 3 कैटेगरी के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, इसको आप एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हल, पहला प्रकार का क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस है कि आप क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कहता है A और B का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंत या अनेक हल है, ठीक है। तो अनेक हल होने का शर्त क्या है बताओ, तो कहोगे सर अनेक हल होने का शर्त आपका फर्स्ट वाला है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान रखो, करना क्या आपको,
सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि जो आपके सामने इक्वेशंस है 2x + 3y = 7 और आपका सामने है a + bx + 2a - by = 3 × a + b + 1। ये आपके सामने इक्वेशंस दे रखा है, ठीक ना, ये आपके सामने इक्वेशंस दे रखा है। तो कहता है कि इस दोनों इक्वेशंस में a और b की वैल्यू फाइंड करिए, और एक कंडीशन आपको दे रखा है कि दोनों जो इक्वेशंस है इसका अनेक हल है, ठीक है ना, अनेक हल है। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू फाइंड करना है, b1 की वैल्यू फाइंड करना है और c1 की वैल्यू फाइंड करना है, और a2 की वैल्यू फाइंड करना है, b2 की वैल्यू फाइंड करना है और c2 की वैल्यू फाइंड करना है। कहोगे का है? तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि कंडीशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि a1 और a2 क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a1 की वैल्यू आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन लिखा जाता है तो इसके फॉर्म में लिखा जाता है a1x + b1y + c1 = 0, और नेक्स्ट आपके सामने है a2x + b2y + c2 = 0। ये आपके सामने इक्वेशन है, ठीक है। नहीं आपको सर a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट है तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर b1 की वैल्यू कितना होगा सर, y की कोफिशिएंट है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और c1 की वैल्यू देखो इधर कितना है सर 0, और 7 जैसे ही इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, मतलब माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस हटाकर 7 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर इस पर आप फॉलो करोगे, इधर 0 लाओगे, जैसे ही c1 को इधर लाओगे तो इधर 7 प्लस में है, जैसे ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। फिर कहोगे सर यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना है सर, सेकेंड वाले इक्वेशंस का x का कोफिशिएंट, तो यहाँ से a + b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर कहोगे सर b2 जो है वो y का कोफिशिएंट है सेकेंड वाले इक्वेशंस का, तो y का कितना होगा सर 2a - b हो जाएगा, ठीक है। सभी पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव हो गया। और c2 की जो वैल्यू हो जाएगा, c2 की जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये जो उठ के जैसे ही इधर आएगा तो इधर 0 बच गया, और ये उठ के जैसे ही इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस हो जाएगा, 3 × a + b + 1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। यहाँ तक कहोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आता है, ठीक है। तो कहोगे सर इसका जो है इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि अनेक हल है, मतलब अनंत हल है। तो यहाँ पे लिखोगे सर अनेक हल होने का शर्त, अनेक हल होने का शर्त, ठीक है। तो अनेक हल होने का जो शर्त है, आपको पता है कि ये वाला पार्ट है, देखो वहाँ पे अनेक हल है, तो आप कहोगे सर अनेक हल होने का शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपके सामने अनेक हल होने का शर्त है, ये बात आपको पता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अब यहाँ से आप क्या करोगे सर, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपका अनेक हल होने का शर्त है, ये अनेक हल होने का शर्त है। तो आपको क्या करना है, ये सब जो वैल्यू है ना आपको इसमें पुट कर देना है। आपको क्या करना है सर, इसमें पुट कर देना है। तो a1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर a1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक है। a2 की वैल्यू कितना है सर, a + b है तो यहाँ पे a + b डाल दीजिए, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर b1 की वैल्यू आपका 3 है तो 3 डाल दीजिए, और b2 की वैल्यू आपके सामने है 2a - 2, और c1 की वैल्यू आपके सामने है -7, और c2 की वैल्यू है -3 × a + b + 1। ये आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे क्वेश्चंस कह रहा है कि सर मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको करना क्या होगा।
सबसे पहले इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। एक चीज़ आप यहाँ से समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए सर x इक्वल टू वाई इक्वल टू टू, x इक्वल टू वाई इक्वल टू टू, तो आप मुझे कह दोगे सर x की मान भी 2 है और y की मान भी 2 है। ये बात हम कह सकते हैं, मतलब x भी 2 के बराबर है, मतलब कह सकते हैं सर x भी 2 के बराबर है और y भी 2 के बराबर है, इतना तो हम कह सकते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे है, x y और 2 है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से सर इसमें 2 कंडीशन बनेंगे। सर इसमें 2 कंडीशन बनेंगे, कहोगे सर कौन सा कंडीशन बनेगा बता दो मुझे। तो एक बनेगा सर, एक तो होगा 2/a प्लस b इक्वल टू ये वाला पार्ट्स होगा, या आप इसके इक्वल कर दीजिए, फिर इसके इक्वल कर दीजिए। देखिए जैसे कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 2 आपके सामने प्रोवाइड है, या आप यहाँ पे 2 रखते हो, यहाँ पे आप 5 लिखते हो, आप कह दोगे ना x 2 के भी बराबर है और x भी सर y के भी बराबर है, ये भी आप कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी आप किसी भी कंडीशन से बना सकते हो, जो इजी है वही अपनाना चाहिए। तो कहोगे सर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, तो 3 अपॉन कितना होगा सर 2a माइनस बी। एक तो ये कंडीशन बन गया, और एक कंडीशन बनेगा सर कि ये इसके भी बराबर है, तो 2/a प्लस बी इक्वल टू -7 अपॉन कितना होगा सर -3 प्लस a प्लस b प्लस 1, ये भी बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखिए क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या सॉल्यूशन इसका आगे होगा, क्या सॉल्यूशन इसकी आगे होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर नहीं। इस दोनों कंडीशन से एक एक इक्वेशंस बनेगा और उस इक्वेशन से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसको फाइंड करिए, कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। तो इस पूरा को इससे गुना जैसे ही कीजिएगा ना, तो 2 गुना कितना होगा सर 4a, फिर माइनस, और 2 को b से करोगे तो 2b इक्वल टू, फिर इसको इससे करोगे तो 3 को a से कीजिए तो 3a, और प्लस 3 को b से करोगे तो 3b हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। तो कहोगे सर एक जाति, एक जो कैटेगरी होता है वो सेम कैटेगरी के साथ रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे a और a है तो ये दोनों साथ में रहना पसंद करेगा, तो 4a और 3a उठ के जैसे ही इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ये -2b पहले से है और 3b जैसे ही 2b के साथ रहने आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट सब इधर आ गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे 4a में से 3a माइनस करोगे तो 1a बचेगा, तो यहाँ से 1a बच गया। फिर कहोगे सर इसको ध्यान से देखिए, तो दोनों के आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। 2b और 3b जोड़ दीजिएगा तो 5b हो जाएगा, तो यहाँ से -5b इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप क्या मान लीजिए, इक्वेशंस फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस अपने आप में दीर्घोत्तरीय प्रश्न वाला क्वेश्चंस है, तो आ भी सकता है और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ जाए तो ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से आप इस वाले इक्वेशंस को ध्यान से देख लीजिए एक बार। कहोगे सर इसको तो आप कॉमन कर सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, अगर माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे ना, तो 7 को a से करोगे तो आप कहोगे सर 7a हो जाएगा, 7 को b से करोगे सर 7b हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 इंटू a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। 7a प्लस 4b इक्वल टू, आप कहोगे सर 6 को a से मल्टीप्लाई कीजिए 6a, 6 को b से मल्टीप्लाई कीजिए 6b, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा। उसके बाद सेम कैटेगरी के पार्ट सेम कैटेगरी के साथ रहना पसंद करता है, तो 6a इधर आ जाएगा, 7a के साथ में रहने आ जाएगा, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो 6a प्लस यहाँ पे 7b है, b वाला पार्ट भी 7b के साथ रहना पसंद करेगा, 6 बेचारा सिंगल बच गया। इसमें कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर सॉल्व करोगे तो 7a में से 6a घटाओगे तो 1a बचेगा, अब 7b में से 1b घटाओगे तो 1b बचेगा इक्वल टू 6। इसे आप इक्वेशंस 2 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशंस 2 मान लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है और सिंपल है, बहुत ही आसान है और सिंपल है, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर मुझे a और b की वैल्यू चाहिए और a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा
चाहे आप विलोपन विधि अपना लो, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि अपना लो, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है विलोपन विधि से, जब तक क्वेश्चंस में ये ना कहें कि क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा, अगर ये सब चीज़ नहीं दे तो जनरली आप हमेशा विलोपन विधि का यूज कर आप किसी भी इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके सामने है, कहोगे सर a-5b, और दूसरा क्वेश्चंस आपके सामने है a+b, और 5b इक्वल टू है 0 और इसके इक्वल टू है 6। विलोपन विधि कहता है कि कोएफिशिएंट को सेम करना। जब कोएफिशिएंट पहले से सेम है तो उसको सेम क्यों करोगे, है ना। जब सेम नहीं है तब उससे सेम किया जाता है। तो कहोगे सर यहाँ सेम है तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा रहता है तो उसको ध्यान रखना, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो ये आपस में कैंसिल आउट होगा। कहोगे सर माइनस माइनस का मतलब जोड़ना होता है, और 5b 1b ऐड होगा तो कितना होगा 6b, फिर यहाँ पे -6 होगा, तो b की वैल्यू -6/6, मतलब b की वैल्यू कितना होगा सर -1। यहाँ पे -6 भी है तो -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो b की वैल्यू 6 से 6 कैंसिल किया तो 1 हो गया, तो b की वैल्यू कितना हो गया सर 1 हो गया, ठीक है। b की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो गया सर, कहोगे सर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब b की वैल्यू तो फाइंड हो गई, कहोगे सर a की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशंस ले लीजिए, चाहे 1 या 2 कोई भी ले लीजिए आप, तो आप जो इजी लगे वही ले लीजिए। कहोगे सर समीकरण फर्स्ट से ही ले लीजिए, फर्स्ट से। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है a-5b इक्वल टू 0, तो कहोगे सर यहाँ से a-5 b की वैल्यू 1 है 0, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा b की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके a-5 एकम 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया सर 5 हो गया। तो लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसीलिए a की वैल्यू जो होगा वो 5 हो जाएगा, और b की वैल्यू 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से, कोई भी ज़्यादा जल्दी नहीं है, आप ध्यान से इस चीज़ को लिखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ए और बी का मान ज्ञात करें, जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होगा। तो अनंत होने का कंडीशन आपका ये है, और ये आपका अनंत हल होने का कंडीशन है, और इसमें आप सभी वैल्यू को पुट करोगे तो जैसे जैसे दो इक्वेशन आपको डेवलप होगा, पहला ये और दूसरा ये, इस दोनों इक्वेशन को अगर विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जो पहला सवाल आपके सामने बन गया, और सेकेंड जो आपके सामने क्वेश्चंस है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से उस क्वेश्चंस को ट्राई करना है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए रफ कॉपी पे, उसके बाद आप वीडियो को प्ले कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा क्या मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं, आपका जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। बात समझ में आ रही? चलिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करिए और सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, इतना हो गया। चलिए, वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से इसको लिख लीजिए। अब जो अगला सवाल है आप देख लीजिए, अगला सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों जो सवाल है वही है, अनंत हल होने का कंडीशन है, ठीक है। तो सेम कंडीशन सेम कहानी हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए सेकेंड क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपका सेकेंड क्वेश्चंस है दिया हुआ है 2a - 1x और -3y इक्वल टू 5 और 3x + b - 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 2a - 1 होगा, और b1 की वैल्यू कितना होगा सर, b1 की वैल्यू -3 होगा, ये वाला पार्ट। और c1 की जो वैल्यू हो जाएगा 5 जाएगा उधर तो -5 होगा, ये बात आपको पता है, ठीक है। ठीक है, अपना अपना मिलाइएगा। फिर a2 की वैल्यू कितना होगा सर, 3 होगा, x का कोफिशिएंट सेकेंड वाले इक्वेशंस में,
b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, b2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा b-2, कितना होगा b-2, b-2 हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ से c2 की जो वैल्यू हो जाएगा 3 जाएगा उधर तो -3 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस कहता है कि अनगिनत हल है और अनंत हल होने का शर्त आपके सामने ये है, ठीक है। अनंत हल होने का शर्त है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये अनंत हल होने का शर्त है, ठीक है। आपको कहता है कि इसे a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए, a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। a1 की वैल्यू आपके सामने 2a-a है, तो यहाँ पे 2a-1 1 कर दीजिए। और a2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, इक्वल टू b1 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। और b2 की वैल्यू b-2 है, तो b-2 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे c1 की वैल्यू -5 है, तो -5, और c2 की वैल्यू -3 है, तो -3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आपको मैंने बताया था ये कंडीशन, अगर तीन चीज़ आपस में बराबर हो जाए, तीन चीज़ आपस में बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। या आप ये भी कह देखो, ये कह सकते हो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। या आप ये भी कह सकते हो कि x = y है, x y के भी बराबर है और x 2 के भी बराबर है, ये भी आप कह सकते हो। या ये भी कह सकते हो y 2 के बराबर है। मतलब सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे जब तीन चीज़ आपस में बराबर हो तो, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन से मुझे दो कंडीशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। या चाहो तो इस क्वेश्चंस को आप बिना इक्वेशंस बनाए भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है और सिंपल है। कहोगे सर कैसे, आप मुझे बता दो, कैसे आप मुझे बता दो। तो कहोगे सर ये जो है ना, ये इसके बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए और ये भी इसके बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही बराबर करोगे कहोगे सर 2a-1/3 जो होगा वो -5/3 के बराबर होगा। ये पहला कंडीशन हो गया। जो सेकेंड कंडीशन है कहोगे सर ये जो है वह 3/b-2 जो होगा वो -5/3 होगा, -3 होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कहोगे सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे दोनों में। आपको सर माइनस से माइनस तो हटा दीजिए ना, क्यों माइनस माइनस रखे हुए हो, ठीक है, तो हटा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे तो 3 दूना 6a -3 एकम 3 इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना होगा सर 5×3 15। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 15 और 3 जाएगा उधर तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू कितना हो गया सर 18 हो गया। और a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो 18/6, मतलब 18 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ गया सर 3 हो गया। अब यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करना है, तो b की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा। तो b-2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा सर, तो कहोगे 5b हो जाएगा, 5b। फिर -5 दूना कितना होता है 10 इक्वल टू 3 तिहाई कितना होता है सर 9, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब यहाँ से मुझे 5b इक्वल टू हो जाएगा -9, अब -10 जैसे ही उठ के उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 5b इक्वल टू, यहाँ से बच गया 1, क्योंकि माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है, उसका मतलब घटाना होता है। तो 10 में से 9 घटाओगे तो 1 होगा, बड़ा नंबर 10 है, 10 के से प्लस है। तो यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 1/5 होगा। तो इसीलिए लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि a की वैल्यू कितना है 3 और b की वैल्यू है 1/5, जो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर है ना। तो कितना आसान है बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है ये और बहुत ही आसान सवाल है। आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद आप अगले क्वेश्चंस में आ जाइए, ठीक है, अगले क्वेश्चंस में आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल और आसान है, पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगला सवाल में। 3 प्रकार के कंडीशन बनेंगे, अनेक हल होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होना या अद्वितीय हल होना, दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद बनेगा सर उसके बाद होगा
सॉरी एक हल होना उसको बोलेंगे अद्वितीय हल, और कोई हल नहीं होगा ये अलग सेपरेट बात है, और एक होगा अनंत हल होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया, अनेक हल होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अद्वितीय हल, या एक हल होगा, या हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस की हम कैटेगराइज बांट के हमको हम लोग आपसे मिल के पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4th नंबर क्वेश्चन आप लिखिएगा, 4था नंबर सवाल, और देखेंगे कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। क्लियर है? चलिए, देखिए जो चीज़ मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये सब सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन है। आप किस प्रकार मैथ को रिप्रेजेंट करते हो ये चीज़ बताता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस प्रकार आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट आप कंडीशन को अप्लाई करके वहाँ पे फास्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इस प्रकार से सॉल्यूशन है जो आप कॉपी में लिखते हो, एग्जाम्स के जो कॉपी मिलते हैं उसमें आप लिखते हो, जो कि टीचर उसको चेक करता है। ठीक है, और इस प्रकार के 2022 के एग्जाम्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट को यूज करके, डायरेक्टली आप कंडीशन को यूज करके और गुना घटाव करके आप आंसर को निकाल देना फास्ट, और वो चीज़ तभी फास्ट होगा। देखो, क्वेश्चंस को फास्ट करने का तरीका आपको तभी पता होगा, तभी आप फास्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को, जब आप उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, जब आप उसके सब्जेक्टिव से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो इसको बार बार इसको सॉल्व कीजिएगा, याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपका मैथ सॉल्व करने का जो स्पीड्स है वो बढ़ जाएंगे, और आप इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेकेंड्सों में सॉल्व कर पाओगे। देख कर ही आप उस क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे, इतना ज़्यादा आप एडवांस हो जाओगे। तो कोशिश कीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, लगभग 4 से 5 मंथ आपके पास टाइम है एग्जाम्स का। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और साथ में नोट्स भी बनाते रहें। तो मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो मैथ्स को 4 घंटा डेली आप दीजिए। ठीक है, 4 घंटा मैथ्स को दीजिए, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं और मैथ्स में फेल हो जाते हैं। देखो, पास होने का कोई मतलब नहीं है, पास होना ये कोई मायने नहीं रखता है एग्जाम्स में, मायने रखता है स्कोर पाना, है ना। पास तो सभी स्टूडेंट्स हो जाते हैं, सबका डिवीजन 30%, 35%, 40%, 45% हो जाता है, लेकिन एग्जाम्स में अगर ज़्यादा स्कोर रहेगा तो आगे का आपका भविष्य बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, करियर बन जाएगा। क्योंकि आगे जितने भी आपका कोर्सेज है, जितने भी क्लासेस है, सभी कोर्सेज आपके 10th के मार्क्स पर डिपेंड करता है। आपके जॉब्स भी जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सर्विस होते हैं, तो वहाँ पर भी आपके 10th के मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कहोगे पोस्ट ऑफिस में जो विभाग में, पोस्ट विभाग में जो जॉब्स आते हैं उनमें भी अगर आपके 10th एग्जाम्स में 90+ मार्क्स नहीं है, 90+ मार्क्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली जॉब्स नहीं पाओगे, है ना। अगर आप चाहते हो कम समय में 10th एग्ज़ाम पास करो और जॉब पालो किसी पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट डिपार्टमेंट, तो पोस्ट विभाग में जॉब पाना है तो डेफिनेटली आपको 90+ स्कोर करना पड़ेगा, और 90+ स्कोर करना है तो आपको बारीकी से सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप सभी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे तो कोशिश करके रह जाइएगा, आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। देखो, फेल तो नहीं होइएगा, डेफिनेटली पास हो जाइएगा आप, है ना, क्योंकि इस बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स तुक्का मारने लगते हैं। तुक्का मार के क्या करते हैं कि वो तो पास हो जाते हैं। 30% लाना कोई मामूली बात नहीं है, 30% बहुत ही मामूली बात है, बहुत ही मामूली बात है 30% लाना। लेकिन अगर स्कोर आपका 90+ आता है तो आप टॉपर कहलाते हो, समझ में आ रहा है। तो कोशिश करना ये है कि मेरा जो मार्क्स है हमेशा टॉप रहे, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है मैथ्स पेपर में, तो कोशिश ये करना है कि पूरा 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। ठीक है, अगर सभी पेपर में आप 100% मार्क्स लाते हो
तो आपका जॉब कोई नहीं छीन सकता। आपका डेफिनेटली बिना एग्ज़ाम दिए हुए आप पोस्ट विभाग में जॉब पा सकते हो, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे। तो कोशिश कीजिएगा 100 आउट ऑफ 100 लाना, और 100 आउट ऑफ 100 तब भी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे तो भाई 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का फास्ट तरीका आपको तभी पता होगा जब आप उसके कॉन्सेप्ट पर चलोगे, उसके गहराई में जाओगे। बात समझ में आई? तो कोशिश कीजिएगा हमेशा कि सभी क्वेश्चंस को बार बार एक बार रिकॉल करें। और देखो, माइंड में अटैच करना है ना मैथ्स को, माइंड में अगर इसको अटैच करना है, सेव करना है माइंड में, तो आप नोट्स बनाया करो। क्योंकि नोट्स में क्या होता है कि जनरली माइंड को याद रहता है कि नोट्स मैंने खुद अपने हैंड रिटन से लिखा है कि ये क्वेश्चंस वहाँ पे है, तो तुरंत माइंड याद करता है। लेकिन बुक्स में क्वेश्चंस रहता है तो आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आप बैठोगे, अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है सॉल्यूशन के लिए, तो माइंड उसको तुरंत रिकॉल कर लेता है कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने अपने हाथ से लिखा है इस नोट्स में, इस पेज में लिखा हुआ है, तो मुझे याद है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बुक्स में वो क्वेश्चंस माइंड को रिकॉल नहीं कर पाता, माइंड उसको रिकॉल नहीं करता कि सर ये मैथ जो है ना वो उस बुक्स में लिखा हुआ है। तो बात को गहराई से समझो, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कॉपी को ख़त्म कीजिए प्रैक्टिस में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो आज की जो तीसरा सवाल हो चुका है और 4th नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा। 4th नंबर सवाल भी बहुत ही आसान है और सिंपल है, ठीक है। चलिए, ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपकी आईडी हो वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट होगा, सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ आपको मिल रहा है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, है ना। तो कोशिश कीजिएगा पूरे जो लिंक है वीडियोस का सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है सभी को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैथ्स का इस मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है ना। तो हेडिंग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th यहाँ पे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन 4 है आपके सामने कि ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए ओके, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण, ठीक है ना, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का, निम्नलिखित समीकरण निकाय का, ठीक है, निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपके सामने जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो पहला इक्वेशंस है वो ax + 3y इक्वल टू a - 2 है। और जो दूसरा है 12x + ay इक्वल टू a दिया हुआ है, ठीक है। और जो अगला सवाल है आपके सामने, जो अगला इक्वेशंस यहीं पे लिख लेते हैं। अगला सवाल है 3x + y इक्वल टू 1, 3x + y इक्वल टू 1। और दूसरा है 2a - 1x + a - 1y इक्वल टू 2a + 1, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप देखिए। तो ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में चांसेस ज़्यादा है। तो कैसे सॉल्व करोगे फास्ट तरीके से। तो कोई हल नहीं होगा, इसका कंडीशन क्या है सर। कोई हल कब नहीं होता है, जब संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखा में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही रहता है, मतलब अनेक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है ना। बहुत सारे पॉइंट्स पर ये काटते रहती है, तो इसका अनेक हल होती है। तो अनेक हल होती है ना, सॉरी, इस अनेक हल होती है, इस संपाती नहीं होता है। कोई हल नहीं होने का शर्त होता है समांतर, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया। तो कोई हल नहीं होने का मतलब होता है समांतर, ठीक है। समांतर रेखा क्या होती है, जब दो रेखा आपस में ऐसे रहती है, उसका इक्वल डिस्टेंस होता है, प्रत्येक स्थिति में इक्वल डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, किसी पर बिंदु पर काटती नहीं है। जब किसी बिंदु पर नहीं काटेगी समांतर रेखाएं, तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। तो बात को गहराई से समझो।
कोई हल नहीं होगा मतलब दोनों रेखाएं समानांतर है, और समांतर होने का शर्त आपके सामने पढ़ाया गया था कि कोई हल नहीं होगा का शर्त मैंने आपको पढ़ाया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था कि ये चीज़ आ जाए तो इक्वेशन जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा और इसका हल कोई नहीं होगा और असंगत होगा। क्लियर है? 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था। अब बात रहेगी कि अगर ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बहुत ही आसान है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो जनरली आपको ये चीज़ याद करना है, तो इसी से आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो कहोगे सर a1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर a1 की वैल्यू 3 है, और a2 की वैल्यू कितना है सर 12 है, और इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है 3 है, और b2 की वैल्यू कितना है सर a है। आपको यहीं तक रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चंस में a की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहीं तक आपको रुक जानी है और a की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। कहोगे सर कैसे फाइंड करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, a को 1 से गुना करो a, और 12 को 1 से गुना करो 12, मतलब a की वैल्यू कितना हो गया सर 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 12 आंसर हो गया। आप इजीली सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। क्लियर है? चांसेस ज़्यादा है कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। आया समझ में? सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कितना है सर 3 है, और a2 की वैल्यू कितना है सर 2a-1 है, और यहाँ से b1 की वैल्यू कितना है 1 है, और b2 की वैल्यू कितना है सर a-1 है, a-1 है। यहीं तक आपको सॉल्व करना है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से कितना होगा 3a-3 हो जाएगा ना, 3a-3, फिर यहाँ पे इक्वल टू 2a-1 को 1 से गुना करो 2a-1। आपका को सर a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 3a 2a आ जाएगा इधर, तो -2a इक्वल टू -1 -3 जाएगा उधर, तो +3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 3a में से 2a गया था 1a, और 3 में से गया 2, मतलब a की वैल्यू कितना आ गया सर 2। यहाँ से a की वैल्यू आ गया 2, जो कि आपका आंसर है, जो कि आपका क्या है सर आंसर है। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर चाहें तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे ट्रिक से। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक कि आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इजीली, a की वैल्यू फाइंड कर सकोगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपको यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, लिखने वाला मेथड आ जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इसे लिखने का तरीका आना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर और उसके सब्जेक्टिव पेपर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव्स आपको ट्रिक से आपको पता हो गया कि a की वैल्यू 12 होगा और यहाँ पे a की वैल्यू 2 होगा। लेकिन अगर हम लिखने की तरीका समझे, इसको लैंग्वेज पर किस प्रकार से हम लोग इसको सजा सकते हैं कॉपी में, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना है हल, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले हल, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हल, और हल नंबर फर्स्ट कहता है सर ax + 3y इक्वल टू a-2, और दूसरा इक्वेशन आपके सामने है 12x + ay इक्वल टू a। अब यहाँ से a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a होगा, b1 की वैल्यू 3 होगा, और c1 की वैल्यू का होगा सर ये वाला पार्ट जैसे ही उधर जाएगा तो -a-2 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा, और a2 की वैल्यू कितना होगा सर 12, और b2 की वैल्यू कितना होगा सर a, और c2 की वैल्यू e जैसे ही इधर आएगा तो -a होगा। इसमें कोई दिक्कत है, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोई हल नहीं होने का शर्त, कोई हल नहीं होने का शर्त, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होने का शर्त आपके सामने लिखा हुआ है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बात आपको पती है, ये बात आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को आप हटा दीजिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से चलिए, तो यहाँ से आप कहोगे कि सर a1 की वैल्यू कितना है, a1 की वैल्यू a है, तो यहाँ पे a लिख दीजिए। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है सर 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 3 है, और b2 की वैल्यू कितना है सर a है,
और इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू कितना है सर, -a-2 है, और यहाँ से C2 की वैल्यू माइनस है। तो आपको इस प्रकार से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू पता करना है। तो आप एक ही कंडीशन लेके चलिए, मतलब ये इसके बराबर कर दीजिए, ये कर दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। कोई दिक्कत है कहोगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हुआ ना भैया? अच्छा, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गया सर, 12 कैसे आ गया था आंसर, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा हम इसको 9 मान लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, 9 मान के देखते थे, a/12 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू कितना होता है सर? अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना होगा, 3 और 3 से 3 कैंसिल, एक ही मान बड़ा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया सर, यहाँ से दिक्कत हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया था तो उसमें हम a1 की वैल्यू 3 मान लिए थे। a1 की वैल्यू कितना मान लिए थे, 3 मान लिए थे, जिसके कारण आंसर आपका 12 आ गया। इसका आंसर 12 नहीं होगा, आप देख लीजिए, इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 12 नहीं होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे 3 मान लिए थे, यहाँ पे a1 की वैल्यू a है, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है, a है, ठीक है। हमने इसको देख लिया था और वहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें कोई इसमें है ना मतलब बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप इक्वल कर दीजिएगा ना, तो a/12 इक्वल टू कितना होगा सर, 3/a हो जाएगा। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके, a से गुना करोगे तो a² और 12 कितना होता है सर, 36। आपको पता है कि a की वैल्यू स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लेके 36 आता है, प्लस माइनस लेके 36 आता है, और a की वैल्यू आपके सामने एक बार आ जाएगा +6 और एक बार -6, एक बार +6 और एक बार कितना आएगा सर, -6, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कितना आसान है, 36 का आपका स्क्वायर रूट होता है 6, तो a की वैल्यू आपका 6 और -6, तो a की वैल्यू आपका 6 भी आ जाएगा और -6 भी आ जाएगा। तो 2 आंसर इसका हो सकता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका 2 सवाल का आंसर होगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जो पिछला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया था शॉर्टकट ट्रिक में, यहाँ पे 3 मैंने ले लिया था क्योंकि इसको हम देख लिए थे, ठीक है, इसका हम देख लिए थे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो a की वैल्यू आपका आ गया, एक बार +6 एक बार -6, जो कि प्रथम सवाल का आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगला सवाल में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप शॉर्टकट तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से लिख कर, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं अगले सवाल में, ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में, ठीक है। अच्छा, ये इसका आंसर हम देख लेते थोड़ा सा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो दिक्कत वाली बात तो नहीं होगा ना। चलिए, यहाँ पे लिखिएगा हल नंबर 2, हल नंबर 2 लिखिएगा, ठीक है। 2 में क्या है सर, 2 आपका दिया हुआ है 3x + y = 1 और 2a - 1x और प्लस a - 1y = 2a + 1, ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है। आपको सर यहाँ से a1 की वैल्यू 3 होगा, यहाँ से b1 की वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू 1 जैसे ही इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू यहाँ से 2a - 1 हो जाएगा, 2a - 1 हो जाएगा, और b2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा a - 1, ये वाला पार्ट, और c2 की वैल्यू हो जाएगा, ये वाला पार्ट जैसे ही इधर आएगा तो -2a + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, अगर सब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, उस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि कोई हल नहीं होने का शर्त, कोई हल नहीं होने का शर्त। अब कोई हल नहीं होने का शर्त क्या था सर, तो कहोगे सर a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपके सामने है कोई हल नहीं होने का शर्त, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये कोई हल नहीं होने का शर्त आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे पता करोगे सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a1 की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, और a2 की वैल्यू कितना है, 2a - 1 है, तो यहाँ पे 2a - 1 डाल दीजिए, 2a - 1।
इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है सर, b1 की वैल्यू आपके सामने 1 है, यहाँ पे देख लीजिए 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। और b2 की वैल्यू कितना है, a-1 है, तो यहाँ पे a-1 हो जाएगा। C2 और इसकी वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, चाहे लिख दीजिए आप, कोई आपका बड़ी बात नहीं है। इज नॉट इक्वल टू C1 इक्वल टू -2a+1। आपको सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो आप इस दोनों कंडीशन को लेकर चलिए। तो कहोगे सर यहाँ से 3 × 2a-1 इक्वल टू a/a-1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे, तो 3 को इससे गुना करोगे तो 3a-3, 3 एकम कितना होगा सर, 3 होगा। और इस पूरा को 1 से गुना करोगे 2a-1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया कि 3a-3 इक्वल टू 2a-1। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो 3a 2a जाएगा इधर से तो -2a, और 3 जाएगा उधर तो +3। ये तो बेसिक मैथ है, आपको समझ में आता होगा। यहाँ से a होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ गया सर, 2 आ गया। a की वैल्यू 2 आ गया, जो कि आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान है बताओ, एकदम आसान है, बहुत सिंपल है। आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। आप इसको बार बार रिप्ले कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट किया करिए। ठीक है, चलिए अगली सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा साथ में कि a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, a का मान ज्ञात करें। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित समीकरण निकाय का
अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, और क्वेश्चंस फर्स्ट आपके सामने है ax प्लस 2y इक्वल टू 5, और जो अगला है वो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, और जो सेकेंड इक्वेशंस है वो आपके सामने है 9x प्लस पी वाई इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, -1 इक्वल टू 0, और जो दूसरा है आपके सामने 3x प्लस 4y -2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है और आपको सॉल्व करना है कि इस दोनों इक्वेशंस का जो हल है वो अद्वितीय हल है। ठीक है, और अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, देखिए ध्यान से। ये जो आपके सामने अद्वितीय हल है ना, ये जो आपके सामने अद्वितीय हल है, इसी का मतलब होता है केवल एक हल। इसी का मतलब क्या होता है, केवल एक हल। और एक हल का मतलब होता है कि कोई भी दो लाइन एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और वो होता है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और इसका कंडीशन आपको पढ़ाया गया है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये चीज़ आपको पढ़ाया गया है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है अद्वितीय हल होने का शर्त। ठीक है, अद्वितीय हल होने का शर्त। तो इसी शर्त पर हम अगर चाहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो उसको हम लोग लॉजिकल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ईजिली सेकेंड्सों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान से आप सॉल्व करोगे। आपको सिर्फ कंडीशन पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल होने का शर्त होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मतलब क्या है कि सर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन को लागू करके आप a की वैल्यू फाइंड कर दोगे बहुत ही आसान से। तो कहोगे सर a1 की वैल्यू आपके सामने a है, और a2 की वैल्यू आपके सामने 3 है, और b1 की वैल्यू आपके सामने 2 है, और b2 की वैल्यू आपके सामने 1 है। ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं होता है, एग्जाम्स में ऑप्शन में रहेगा लिखा हुआ नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a को 1 से गुना करिए a, और 3 को 2 से गुना करिए 6, मतलब इसका ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा कि a नॉट इक्वल टू 6, ऐसे रहेगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए, तो ये आप हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, जो अगला सवाल है सर ये भी अद्वितीय हल का होने का शर्त है। तो a1 की वैल्यू आपका 9 है, और a2 की वैल्यू 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू आपके सामने p है, और b2 की वैल्यू आपके सामने 4 है। तो यहाँ पे a और p लिख लीजिए, यहाँ पे p की भी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे p दे दिया जाए। तो कभी कभी एग्जाम्स में a के स्थान पर p भी दे देगा, m भी दे देगा, k भी दे देगा, कोई भी लेटर आपके सामने दे देगा, तो आप इजीली उसको फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, कहोगे यहाँ से हो जाएगा 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है। 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है, और 4 तिहाई कितना होता है, 12, मतलब p का मान कितना हो गया सर, 12। तो इसका आंसर कितना होगा, 12। ये आपके सामने ऑप्शन में रहेगा, p इज़ नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही आसान है और ईजी है। चलिए, अब इसके कॉन्सेप्ट को हम चलते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है, हम लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चंस, तो कैसे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो पहला इक्वेशंस है वो ax प्लस 2y इक्वल टू 5, और जो अगला है ना वो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से a1 की वैल्यू a है, b1 की वैल्यू 2 है, और c1 की वैल्यू 5 उधर जाएगा तो -5 होगा। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा ये सब। तो a2 की वैल्यू आपके पास 3 है, और b2 की वैल्यू आपके सामने 1 है, और c2 की वैल्यू 1 जाएगा उधर तो -1 है। तो यहाँ लिखेंगे सर कि अद्वितीय हल होने का शर्त, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल होने का शर्त, अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने का शर्त होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है इसका अद्वितीय हल होने का शर्त। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे ना, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपके सामने a है, और a2 की वैल्यू आपके सामने 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 है,
और B2 की वैल्यू आपके सामने 1 है, तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 6 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और जो सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो आप होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को रख लीजिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 12। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चंस है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में प्रॉब्लम उठ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन, जैसे कि बुक्स आप सॉल्व कर रहे हो, बुक से कुछ भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उस बुक्स के क्वेश्चंस को आप फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्यूशन कर देंगे वीडियो बना के, ठीक है। तो कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।